It's been 6 days since the violence in Uttarakhand's Halwani claimed around 6 lives and injured 60 others. In the wake of the violence, massive search operations are being carried out by the police. So far, the police have arrested around 30 people in connection with the violence, and many are still on the radar. The curfew has been relaxed in many parts, but the Banbhulpura area remains under intense curfew. But this whole issue of land encroachment is not new to Haldwani. The railways told the Uttara High Court that around 4,365 homes are illegally occupying the 78 acres of railway land. This area is commonly known as Gafoor Basti. Approximately 50,000 people live here, which implies an average of around 12 people per home. To understand the gravity of the matter, to understand what the real issue of land encroachment is in Haldwani, how much land has been grabbed and how many people are living there, what is the condition right now, what are the complexities of this land encroachment. We have with us Ravi Shankar Joshi ji. He's the one who filed a PIL in the court अगेंस्ट दी लैंड एंक्रोचमेंट्स इन हल्द्वानी। नमस्ते रवि जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज। नमस्कार, थैंक यू मैम। रवि जी, हमें शुरू से पूरा किस्सा सुनाइए। ये जो लैंड एंक्रोचमेंट का जो पूरा केस है, आपने 2013 में पीआईएल डाली थी, जी तो ये केस कब से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है और डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ने इस पे क्या बोला है? जी मैम, ये एक्चुअली 2013 में 2008 में हमारे वहाँ एक गौला नदी है, जो गौला नदी पे एक पुल बना हुआ था, बड़ा सा, काफी बड़ा था। और वो इस क्षेत्र के हजारों लोग जो हो गए, गोला पार, चोरगलिया, सितारगंज, टनकपुर, पूरा मतलब ये नेपाल बॉर्डर तक जो कनेक्टिविटी है उससे मेन मतलब कुमाऊं को जोड़ता था पुल। तो वो पुल गिर गया था। तो उस पुल पर जो गिरने के बाद जब मैंने आरटीआई लगाई तो मैंने पूछा, जानकारी मांगी कि उसमें जांच बैठी, 3 जांच बैठी थी। तो उसमें मैंने आईआईटी रुड़की की भी थी, उसमें कुमाऊं कमिश्नर की भी थी। तो मैंने पूछा उसमें कि भाई किस कारण से मांगी। तो आरटीआई से जब दस्तावेज आए तो उसमें ये कहा गया था कि एक बड़ा कारण ये था कि उसके पुल के नींव पर खनन होता है, अवैध खनन होता है, माइनिंग होती है बहुत ज्यादा। तो मैंने उसके 2013 में एक पीएल दाखिल करी कि जो भी उसमें दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी, जो जिसकी वजह से पुल गिरा है, जो या जो कारण थे, उसके अगेंस्ट में मैंने हाई कोर्ट नैनीताल में एक पीएल दाखिल करी। तो उसमें जब कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करा, जो उसने की वस्तु स्थिति वहां जाकर के पुल की स्थिति देख करके एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी कोर्ट में। तो कोर्ट कमिश्नर जब आए तो उन्होंने जब देखी अपनी कोर्ट की एक रिपोर्ट दाखिल करी, तो उसमें ये कहा गया उनके द्वारा कि इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उसकी जो पिलर थे, पिलर की नींव पर बहुत ज्यादा गहरी अवैध खनन किया गया था, इनलीगल माइनिंग की गई थी। तो उसमें फिर उसका कारण पूछा गया तो उसने बताया था कि वहीं के लोग जो बगल में रेल की जमीन लैंड है उसके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, तो वो लोग अतिक्रमणकारी हैं, इंक्रोचमेंट कर रखा है उन्होंने, और वो जाकर के वहां से अवैध खनन करते हैं। उसके बाद वो इकट्ठा भी पूरा मटेरियल उसी क्षेत्र में करते हैं और उसके बाद वहां से सप्लाई करते हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पे धंधा स्टार्ट है, अवैध धंधा वहां से किया जाता है। तो उसके बाद फिर जब ये वो हुई तो हमने उसके बाद रेलवे को पार्टी बनाया कि आपकी लैंड है, आपकी लैंड की जो लोग बैठे हुए हैं इसमें उसकी वजह से गोला पुल गिरा हुआ है। तो उसमें जब रेलवे हाई कोर्ट में आई तो रेलवे जब पार्टी बनी तो उसने कहा कि ये अतिक्रमण जो था ये पहले भी हुआ है और हम लोग खुद परेशान है, हमारी कई परियोजना इसकी वजह से रुकी हुई है और इसको हटाने का एक वो करें, मतलब हम खुद वो हैं, हम इसको हटाना चाहिए करके। बल्कि मैं आपको एक इससे भी पहले बताऊं, 2007 में भी एक पीएल डाली थी हाई कोर्ट में इस जगह पर जो एंक्रोचमेंट है इसको हटाने के। तो उसमें कोर्ट का आदेश हुआ था हटाने का। तो 2007 में करीब 24,000 वर्ग मीटर जो जमीन थी वहां पर रेलवे की, तो उसमें से इंक्रोचमेंट हटा था। लेकिन फिर बाद में वही हुआ, नई सरकारें आई, कुछ गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, वोट बैंक का एक बड़ा वो रहता है, तो फिर वो राजनीतिक संरक्षण भी मिल गया। फिर रेलवे के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी अपना क्या कहना चाहिए उदासीनता थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दोबारा से उस फिर से अतिक्रमण दोबारा हो गया। तो जब रेलवे ने कहा तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इसमें नवंबर 2016 में आदेश पारित करा कि भाई आप इसको अतिक्रमण यहाँ से हटाएं।
तो करीब उन्होंने कहा 3 माह के अंदर पूरे का पूरा अतिक्रमण यहाँ से हटाएंगे करके। तो उसके बाद 2000 जनवरी 2016 में सॉरी जनवरी 2017 में एंक्रोचमेंट के जो अतिक्रमणकारी थे वो उठ करके फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए स्टे दिया कि इसमें आप जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको पर्सनली नोटिस इशू करें, और सबके सब नोटिस के ऊपर फिर सरकार को आदेश दिया था कि नोटिस इशू करेंगे। उसके बाद आप ये हाई कोर्ट को दोबारा भेज दिया और कहा नोटिस के बाद इसकी सुनवाई करते हो आप फिर इसको हटाइए। तो उसके बाद फिर जब हाई कोर्ट में फिर मार्च 2017 में फिर हाई कोर्ट ने रेलवे से कहा कि भाई आपकी लैंड है तो आपके पास पीपी एक्ट में प्रावधान है या जो भी है आपके पास कानून बने हो, तो आप इनकी सुनवाई कीजिए, इनको अवसर दीजिए, इनको नोटिस दीजिए और इसके बाद आप सुनवाई कीजिए। तो रेलवे की जो कोर्ट थी, जो डीआरएम कोर्ट थी, वो इज्जत नगर जो बरेली है वहां पर इनकी कोर्ट थी, वो तो उन्होंने नोटिस दिए। तो 4365 अतिक्रमणकारी चिन्हित हुए। उसके बाद इनको नोटिस दिए गए, रेलवे ने प्रॉपर इसमें सुनवाई करी। तो जब समय सीमा जो हाईकोर्ट ने दी थी तो काफी निकल गई थी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने अवमानना याचिका डाली दोबारा से हाईकोर्ट में कि मैंने कहा भाई साहब आपका जो हाई कोर्ट के आदेश था कि रेलवे को कि इतने समय में इनकी जो वो था इनको नोटिस देकर के इनको सुनवाई करो, तो करके इतने समय में आप ये पूरी नहीं हुई है। तो जब अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई तो फिर रेलवे ने फिर पूरी अपनी 4365 सभी मुकदमे सुने, सबके उसमें अपना जो डिसीजन है करके हाई कोर्ट को बताया कि सबके सब 4365 मुकदमे में कोई भी अतिक्रमणकारी अपना कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने, रेलवे कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाया, और हमने सबको बेदखली का आदेश देकर के उनको नोटिस दे दिया बेदखली करने का। तो जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद फिर से, क्योंकि टेक्निकली इसमें एक परेशानी ये आ रही थी कि ये जो बेसिक पीआईएल थी वो थी गौला पुल को टूटने को लेकर के। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें आपके मार्च 2022 में एक फ्रेश पीआईएल, उसको इसके लिए हम हाई कोर्ट ने हमको लिबर्टी दी कि आप एक फ्रेश पीआईएल डाल दो। तो मार्च 2022 में हमने फिर से मैंने दोबारा से फ्रेश पीआईएल इसमें डाली हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में फिर उसमें सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बकायदा सभी समाचार जो पत्र हैं, यहाँ के मुख्य समाचार पत्र, सब में नोटिस प्रकाशित किए कि कोई भी अतिक्रमणकारी है, अगर उसके बाद कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो उनकी सुनवाई की जा रही है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और कोर्ट के सामने उसको रख सकते हैं। एक लंबी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जब ये दिया था तो एक लंबी सुनवाई हुई, लेकिन कोई भी अतिक्रमणकारी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के सामने भी नहीं रख सका, ना वो रेलवे के कोर्ट के सामने रख सका, ना हाई कोर्ट के सामने रख सका। उसके बाद फिर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं रख सकते, तो फिर दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सतीश शर्मा और जस्टिस खुलवे की जो बेंच थी, उन्होंने फिर इसको अतिक्रमण को नोटिस देकर के 7 दिनों के अंदर खाली कराने का आदेश दिया, जिसके अगेंस्ट में अतिक्रमणकारी जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एसएलपी में गए थे, एसएलपी में सुनते हुए उसमें स्टे कर दिया तत्काल, तो जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो अभी इसकी अभी सुनवाई चल रही है। ये पूरा प्रकरण है। तो ये जो एंक्रोचर्स हैं ये आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि क्यों जमीन नहीं छोड़ना चाहते? मैम आर्गुमेंट यही है उनका, बस एक ही होता है कि हमारी भाई हम इतने साल से रह रहे हैं और आज तक सरकार ने हम इतने साल में से रह रहे हैं, यहाँ स्कूल भी हैं, यहाँ हमारे मदरसे भी बने हुए हैं, हमारी मस्जिदें भी बनी हुई हैं, हम और ये सब वो ये कहते हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है, जबकि स्टेट, उत्तराखंड सरकार, नगर निगम और सब ये कहते हैं कि ये रेलवे की जमीन है। रेलवे अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अपना नक्शा लगा देता है और कहता है ये हमारी जमीन है। अतिक्रमणकारी ये तो कहते हैं रेलवे की जमीन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं देते हैं कि जो ये कह सके कि वो उनकी जमीन है। बल्कि कई बार जब कोर्ट में जब ये सुनवाई पे हुआ था तो उस समय कोर्ट ने कहा था अगर ये रेलवे की जमीन नहीं है या वन, वो कहते हैं, कभी कहते हैं वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट लैंड है, कभी कहते हैं नगर निगम की जमीन है, कभी कहते हैं नजूल जमीन है, या कभी कहते हैं राज्य सरकार की जमीन है, तो सब में कोई एड करे किसी की भी जमीन है, अगर वो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटना चाहिए। फिर दूसरा वो कहते हैं कि कोई हर जो डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट हो, चाहे रेल नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, वो सब यही कहती है रेलवे की लैंड है, रेलवे कहती है हमारी लैंड है। बस अतिक्रमणकारी बस यही एक उनका तर्क नहीं कुतर्क रहता है कि भाई साहब ये जो है रेलवे की जमीन नहीं है, और मतलब हम इतने साल से रह रहे हैं और हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे करके, बस अतिक्रमणकारियों का यही रहता है। एक इसमें आर्गुमेंट ये भी है कि 1898 में ब्रिटिशर्स ने कुछ
अमाउंट ऑफ लैंड इनको दिया था, ये इनका आर्ग्यूमेंट रहता है नॉर्मली कि नहीं 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 नहीं, 1989 में ऐसा कोई वो नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं, जो हल्द्वानी जो बसावट, हल्द्वानी जो बसा, वो हल्द्वानी कुमाऊं का एक इसको भाबर क्षेत्र कहते हैं, जो ना तराई का मतलब, ना प्लेन का एरिया, ना पहाड़ का एरिया, तो बीच का जो एरिया वो भाबर क्षेत्र कहलाता था। 1800 से 1830 के बीच में वो बसावट रही थी। 1880 में यहाँ पहली बार रेल रेल आई, बरेली से काठगोदाम तक की एक रुहेलखंड कुमाऊं करके एक ट्रेन चलाई गई, जिसकी पहली बार यहाँ पटरी पड़ी। तब से रेलवे को ये लैंड अलॉट की गई है, रेलवे को दी गई है। इसमें कहीं भी इंक्रोचर्स जो है, एनक्रोचमेंट वाले जो अतिक्रमणकारी बैठे हुए, इनको तो कहीं भी कोई उनके पास दस्तावेज अगर ऐसा होता, तो हाईकोर्ट भी तो यही कह रही थी कि आप आइए, हम कहां सामने रखिए। रेलवे की पीपीए एक्ट में जो सुनवाई कर रही थी, उसकी भी कोर्ट ये कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है। बस उनका एक ही तर्क रहता है कि भाई साहब, मानवीय आधार पर वो कहते हैं कि भाई साहब हमको यहाँ से न हटाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उत्तराखंडी हैं, वो जो कानून का पालन करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, जिनकी पीढ़ियां, अगर इनके पास जमीन नहीं है तो किराए के मकान में रहते हुए या संघर्ष करते हुए कैसी भी स्थिति में वो मकान किराए पर रह के कैसे भी रह रहे हैं, किसी उसमें रह रहे हैं, लेकिन उसने कभी अतिक्रमण नहीं किया। उसने कानून का पालन किया, प्रशासन का पालन किया, जो संविधान है उसका पालन किया। अतिक्रमण एक अपराध है और उसने अपराध का साथ नहीं दिया। तो वो लोग जो इन्होंने अतिक्रमण नहीं करा, तो क्या फिर वो बेवकूफ हो गए? क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अतिक्रमण नहीं करा। आज ये लोग जो कहते हैं कि हम 50 साल, अरे 50 साल से भी बैठे, 40 साल से भी बैठे, अतिक्रमण तो अतिक्रमण, आपकी जमीन थी क्या? आपने तो और भी 50 साल तक जो रेलवे की लैंड में बैठे रहे, तो मेरे हिसाब से तो रेलवे को इन्होंने उसका किराया देना चाहिए, रेंट देना चाहिए। भाई आप मुफ्त में इतने साल तक यहाँ बैठे रहे, फ्री में आपने उसका संसाधन, और आप मानिए सबसे हल्द्वानी की सबसे, कुमाऊं की सबसे मतलब महंगी जमीन में बैठे हुए हैं, अरबों की जमीन है। रेलवे के पास सबसे, उससे भी बड़ी परेशानी है, रेलवे के पास इस समय प्रोजेक्ट के लिए लैंड नहीं है। यहाँ की कई ट्रेनें यहाँ से करीब 18-20 किलोमीटर दूर लालकुआ स्टेशन है, वहां से चल रही है, क्योंकि यहाँ लैंड नहीं है। रेलवे कहती है हमारे पास प्रोजेक्ट हम लगाने के लिए कहते हैं, कई जैसे बॉम्बे की ट्रेन है, बरेली की ट्रेन है, मतलब वहाँ की साउथ की ट्रेन, कितनी ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ से नहीं चलती हैं, क्योंकि इनके पास जगह नहीं है। रेलवे कहती है अगर हम प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट लाने की परेशानी फिर ये हो जाएगी कि आप ये बताएंगे कि हमारे पास ना, क्योंकि रेलवे का पिट लाइन के लिए जगह नहीं है, कहाँ वॉशिंग अपना पिट बनाएंगे, कहाँ जाए? तो ये कोई भी ऐसी, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन चाहिए, जमीन पर अतिक्रमणकारी बैठे हुए। और हमेशा एक, फिर जहां धर्म, एक धार्मिक समुदाय है, तो यहाँ पर भी इनका जैसे ही वो कुछ करता है तो सेकुलर एक जो है कुछ उसमें, और कुछ राजनीतिक जो वर्ग है, कांग्रेस खास तौर से यहाँ की जो पुरानी एमएलए थी कांग्रेस की, उनका फुल सपोर्ट रहा था राजनीतिक सब। और लॉ एंड ऑर्डर परेशानी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय। 2016 में भी जब अतिक्रमण करने का, हटाने का आदेश दिया था, तो उस समय स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने पूरा भरकस प्रयास रहा। बल्कि हाई कोर्ट में तो उन्होंने कहा था नहीं साहब कि ये रेलवे की जमीन है, तो उसने कहा, कोर्ट ने कहा था किसी की भी जमीन। उन्होंने अपने आदेश में उस अपने जो कोर्ट का आदेश आया था, तो उसमें 2016 के भी आदेश में और 2022 के भी आदेश में, दिसंबर 2022 के आदेश में, दोनों में हाई कोर्ट ने पॉलिटिकल इंटरफेयर माना और कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेयर के कारण, उसने बकायदा कांग्रेस के एमएलए, जो स्थानीय एमएलए, उसका जिक्र करते हुए उनके इंटरफेयर के कारण ये सब कुछ जो अतिक्रमण पनपा है, उसका कारण बताया। बस आपने अभी इन कांग्रेस के मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करी, तो आपको भी कुछ मतलब जब आपने पीएल डाली थी तो आपको भी प्रेशर आया होगा, आपको भी काफी परेशानी से गुजरना पड़ा होगा। बिल्कुल मैम, देखिए परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी है, ये ऐसी चीज थी, ये ऐसे कहना चाहिए ऐसा मुद्दा था जो सब जानते थे कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा परेशानी है पूरे हल्द्वानी के लिए, नहीं पूरे कुमाऊं के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उत्तराखंड चाइना बॉर्डर के पास कुमाऊं रीजन में सबसे लास्ट स्टेशन आपका हल्द्वानी पड़ता है। उसके बाद आप वहां पर ही आपके पास जमीन नहीं है। कल के दिन अगर कोई चाइना की और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कंडीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, रेलवे के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अतिक्रमणकारी बैठे हुए हैं। अब उसमें सबसे बड़ी बात है, जब ऐसी चीजें जब उठी, जब होती है, तो पूरा शहर जानता था, पूरे लोग जानते थे, पूरा कुमाऊं जानता था, लेकिन ऐसी ये कि कहना चाहिए कि एक मधुमक्खी का छत्ता था जिसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता। अब लेकिन मैम क्या करें, हम उत्तराखंडी है, पहाड़ी हैं। अब परेशानी ये कि समाज हमारा है, अगर हम भी चुप रह जाएंगे तो फिर नहीं चल पाएगा।
आज तक चुप रहे, तो ये जो एक छोटी सी क्या कहना चाहिए खरोच के रूप में था, जो अब नासूर बन चुका है, एक कैंसर का रूप ले लिया था इसने अब। तो उसके लिए जब मैंने करी तो उस समय बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी आया था, बहुत ज्यादा मतलब थ्रेड भी था। बल्कि कुछ समय पहले जब ये सुनवाई चल रही थी, कुछ वामपंथी जो विचारधारा के लोग थे, कुछ वहीं के लोग थे मुस्लिम से, वो मेरे घर तक आ गए थे, मेरे घर में आकर के मेरे माँ बाप को मेरे ईजा लोगों को, मेरी बहनी को और सब लोगों को मेरे को मतलब धमका के चले गए थे कि वापस। बल्कि उस पर संज्ञान, फिर हमने एप्लीकेशन, जब सुनवाई चल रही थी तो हाई कोर्ट में बेंच के आगे एप्लीकेशन डाली, तो बेंच ने बिल्कुल सख्त रुख दिखाते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज करवाया, उन लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। तो फिर पॉलिटिकल वो थे, इतना मतलब बहुत ज्यादा थ्रेट रहता, अभी भी वही है, अभी भी स्टेट प्रोटेक्शन दे रखा है कि क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रेट है जान को। और उससे लेकिन घर का भी वही हिसाब है, पॉलिटिकल भी ये है कि पॉलिटिकल इतना ज्यादा प्रेशर रहा है कि लालच भी, मतलब जो कहोगे वो होगा, सब कुछ करेंगे, उनकी तरफ से भी बहुत लालच चाहिएगा। लेकिन फिर वही वाली बात है, समाज, अगर हम आज चुप रहे, लालच के या दबाव में आ गए, तो कल के दिन हम अपने समाज को क्या वो करेंगे? क्योंकि समाज भाई हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये पहाड़ की जड़ है। कोई भी चीज होती है, हर पहाड़ी की, मतलब उत्तराखंड में कुमाऊं का जो रीजन है, कोई भी हर किसी का हर सुविधा, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कुछ चीज हो, वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा कैंसर था, अगर ये हट नहीं जाएगी, इसके पूरी इसकी वजह ये मतलब ये कह लीजिए धार्मिक मुद्दा भी नहीं, ये एक सबसे बड़ी बात है विकास का मुद्दा। और सबसे उससे भी बड़ी बात है, उन लोग जो पहाड़ के जो मूल निवासी है, उनका एक सबसे बड़ा सवाल है, चाहे उसमें मैं भी हूँ, कि भाई साहब हम जो लोग थे, हमने जिन्होंने अतिक्रमण नहीं करा सरकारी जमीन पर, तो क्या हम बेवकूफ थे? वो लोग जो कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते रहे, आज उनको सारी सुविधा भी मिलती रही, सब कुछ मिलता है, और सारी जो एक सिंपैथी है या उनका जो वो होता है आज के समय में मानवीय पहलू उनके लिए, तो क्या मानवीय पहलू हमारे लिए नहीं था? तो ये सब चीजें थी, तो बहुत प्रेशर था, बहुत वो था। लेकिन क्या करें कि कुछ चीजें तो करनी पड़ती है, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ा। तो फिर मेरे अंदर था कि नहीं, करना है, और करूंगे, मतलब इतने समाज के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट ईयर सिर्फ ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे कहा था कि आप एकदम से इनको नहीं निकाल सकते। क्या कुछ जी। परिवार ऐसे भी हैं जो कि जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, जब कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में केस था या हाई कोर्ट में केस था, वो वहां से छोड़ के गए, उन्होंने जो एंक्रोच लैंड था उसको छोड़ दिया? कुछ ऐसे परिवार से भी आप मिले हैं, बातचीत हुई है? नहीं नहीं मैम, अभी ऐसे कोई परिवार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके फेवर में खड़े होने वाले बहुत हैं। वो अभी भी मान के चलते हैं, बल्कि उसके बाद बड़े ही बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं, बढ़ते रह रहा अतिक्रमण। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया था, साथ में एक लाइन कही थी कि साफ साफ एक लाइन का स्टे दिया था, कोई उसमें कोई गुण दोष निकालते हुए नहीं दिया था, केवल स्टे दिया था कि हाँ सुनवाई का है, क्योंकि वो तत्काल ये कहा गया था वहां बुलडोजर खड़े हैं, टूट रहा है, इस यहाँ पर स्टे दिया था। लेकिन एक ये भी कहा था कि और कोई भी इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं हो, नया इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अभी भी वही है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कम हुआ है, सब बढ़ रहे हैं। उनको इस चीज का एक हुआ है कि कितनी बार, मतलब हमें कौन हटाएगा, एक वो होता ना आज तक का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि ये सब कुछ नहीं होता, कोई थोड़े दिन हल्ला मचता है, उसके बाद सब कुछ चुप हो जाते हैं, सब ये कहते हैं इतना साहस कोई नहीं दिखा पाया। तो उनको अभी भी लगता है कि ऐसा कोई साहस नहीं दिखा पाएगा। तो अभी ये 6 दिन पहले जो वायलेंस हुआ, उसके बावजूद भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है? मैम हाँ, देखिए वो जो देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इतना वही कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद एक छोटी सी जमीन, इतना ये तो कई हेक्टेयर, करीब 32 हेक्टेयर के लगभग समथिंग में ये जमीन है, बहुत बड़ी लैंड है रेलवे की। जब ये अभी जो अभी वॉल्यूम्स थोड़े दिन दंगे हुए थे, वो तो बहुत बहुत छोटी, इसके मुकाबले में बहुत छोटी जमीन है। मैं आपको एक जानकारी, मतलब आपके माध्यम से जो भी प्रबुद्ध लोग देखते हैं या देश देखता है आपको, तो मैं उसको एक जानकारी दे रहा हूँ। देखिए ये होता है कानून, ये होता है एक मतलब व्यवस्था, या कहना चाहिए इनकी मानसिकता हमारी। यही हल्द्वानी से, जो मैं लालकुआ स्टेशन बता रहा था अभी, तो यहाँ से हल्द्वानी से एक ही नैनीताल जिला है। यहाँ से हल्द्वानी स्टेशन से, हमारे वहाँ हल्द्वानी से करीब 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर हुआ है। वहां पर भी रेलवे की जमीन पे इंक्रोचमेंट हुआ था। आप नेट में सर्च कर सकते हैं। नगीना नाम की एक जगह है, पूरी कॉलोनी बसी हुई थी, वो भी करीब 40-50 साल से बसी हुई थी, और वो भी बहुत बड़ी जमीन थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको रेलवे ने नोटिस दिया, वो एक दिन हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने उसी दिन स्टे खारिज कर दी इनकी याचिका। और उसी शाम को प्रशासन ने एक एसडीएम और कुछ पुलिस वालों के खड़ा करके
वो अतिक्रमण हट गया, एक पत्थर नहीं उठा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई उनके फेवर में नहीं आया, कोई नहीं, चाहे कैसे, क्योंकि वहां वो हिंदू बहुल एरिया था। जब मैं ये कह रहा हूँ एक ही स्थिति थी, रेलवे की जमीन वो भी थी, रेलवे की जमीन यहाँ भी है, एक ही जिला है, सारी कंडीशन एक ही है। ये जमीन ज्यादा बड़ी है, वो थोड़ी इससे कम है, लेकिन वो भी बड़ी जमीन है। तो क्या हुआ, अब आप देखिए ना, एक हाई कोर्ट का एक दिन के लिए, एक दिन की सुनवाई करी, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी वो नहीं हुई, कोई सुनवाई। और एक एसडीएम और कुछ पुलिस वालों ने मिलकर के, हल्द्वानी एसडीएम, आप सर्च करेंगे तो हजारों परिवार को हटा दिया। तो ये क्यों, वो लोग वो हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। ये वो लोग हैं जो कल के दिन आपके कब्जे में कहेंगे भाई साहब हम गरीब हैं, हमारा अधिकार है, आपके घर के भी हम कब्जा कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई हमारी जैसे रेलवे की लैंड है, सब पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं कि भाई जितने भी नेता हैं वो भी आ जाते हैं, वो सब कुछ कहते हैं, नहीं मानवीय आधार कोर्ट भी कहती है, जज कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनकी निजी प्रॉपर्टी पर, चाहे मैं, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई एक्स वाई पॉलिटिकल आदमी हो, इन नेताओं के घरों पर कोई अगर ऐसे व्यक्तिगत इनके घरों पर घुस करके बैठ जाएगा, तो तब भी क्या ये ह्यूमन ग्राउंड की बात करेंगे? क्योंकि जमीन तो जमीन है, चाहे रेलवे की है चाहे निजी है, बात तो एक ही है, किसी की स्वामित्व की तो है। तो वहां पर आपकी निजी जमीन हो जाएगी, वहां पर आपकी जमीनों पर यहाँ के जो लीडर थे उनकी जमीनों पर बड़े बड़े जो स्थानीय हमारी विधायक थी कांग्रेस की, उनके उसमें बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, मतलब 3 स्टार 5 स्टार होटल खुले हैं, बड़े बड़े मॉल खुल रखे हैं उन्होंने अपनी जमीनों पे। रामनगर में भी जमीन है, उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसोर्ट बना रखा है। तो अपनी, अगर आपके अंदर इतना ही करुणा है उनके लिए, मानवीय ग्राउंड आपको इतना लगता है, तो जाकर के अपनी जमीन पर बैठाओ ना भाई उनको। आपको परोपकार करना है, गाय गोदान करना, लेकिन पराई गाय पे, रेलवे की जमीन पे चाहिए आपको, तो आपने वहां पे बैठा दीजिए उसको। हम भी कहेंगे हाँ भाई, मानवीयता, मानवीय आधार आपके मन में बहुत दया है। लेकिन जब अपनी बात पर आती है तो आपके लिए ये हो जाता है कि आप मर्दे मर्दे पे उतर जाते हैं। लेकिन रेलवे या जहाँ सामाजिक हित की, जहां पर परियोजना की जमीनें होती हैं, वहां पर आप कहते हैं कि नहीं साहब, यहाँ पर ह्यूमन ग्राउंड देखना चाहिए। तो ह्यूमन ग्राउंड फिर एक ही पक्ष के लिए क्यों देखा गया? नगीना के लोगों के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई कोई और? कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार, कोई कोर्ट क्यों नहीं खड़ी हुई उनके वहां के लोग? ये जी, जो अप्रोचेस हैं इनमें से कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हैं। बहुत बहुत बड़ी मौका, क्योंकि ये ऐसी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी स्थिति है कि वहां जाने के लिए, आप समझ सकती हैं कितना बड़ी बात है कि वहां घुसने के लिए, एक घर में 50-50 लोग रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब मेरे हिसाब से 10 बाई 10 की जगह पर वहां 5-5 6-6 मंजिला, एक एक सिंगल कमरे जैसे वो है, उसके ऊपर से मंदिर, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। वहां घुसने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पुलिस बल है उसकी साहस नहीं है वहां घुसने के लिए। वहां घुसने के लिए उसको पैरामिलिट्री बुलानी पड़ती है। इतनी छोटी सकरी गलियों में हजारों लोग रहते हैं, कैसी कैसे विवादित मतलब जो वो है, कोई कितने संदिग्ध लोग यहाँ से पकड़े गए। आप कैसे, वहां के लोग अंदर क्या हो रहा, सारा इनलीगल, सारे कारोबार उसके अंदर होते हैं। कोई चीज की हिम्मत नहीं है वहां जाने की। उसके लिए आपको एक छोटा सा चालान भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको पैरामिलिट्री बुलानी पड़ेगी। ये स्थिति है। वहां हजारों ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध हैं, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन सब एक को कहता है शुतुरमुर्ग बना हुआ है। रहना नहीं चाहिए, प्रशासन भी है, राज्य सरकार भी है, सब शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। आप ये देखिए ना कि 2013 में मैंने पीआईएल करी, पीआईएल करने के बाद आदेश आया, उसके बाद मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आदेश आया, स्टेट मतलब अपने हाई कोर्ट मजबूर हो गई अपने आदेश में लिखवाने के लिए कि पॉलिटिकल संरक्षण है इनको, इसकी वजह से अतिक्रमण बैठा हुआ है। उसके बाद मेरे को दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गया, दोबारा हाई कोर्ट आया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रेलवे भी नहीं, कुछ नहीं करा, उसी की जमीन है। उसके बाद फिर मेरे को उसमें अवमानना में जाना पड़ा, अवमानना के बाद फिर मेरे को दोबारा पीआईएल करनी पड़ी। तो इतना सब कुछ होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल करके मैं वहां खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां, वरना पिछली बार की तरह वहां से भी आसानी से इन्हीं का पक्ष सुना जाता है, सरकारें चुप हो जाती है, सरकारें बिल्कुल वो हो जाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो आज के समय में ये हो गया कि इन लोगों के लिए एक संरक्षण है, और इसके अंदर ऐसे संदिग्ध लोगों की भरमार है, क्योंकि किसी के जाने का हिम्मत ही नहीं पड़ती है। तो वहां कौन लोग बैठे हैं इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है यहाँ। जी, रवि जी, आप सालों से ये जो जिसे लैंड जिहाद कहते हैं इसके मामलों पे आप काम कर रहे हैं। तो भी हमने हल्द्वानी की और आसपास के इलाकों की बात करी। इसके अलावा भी उत्तराखंड में से कौन कौन से इलाके हैं? बहुत मैम, अब लैंड जिहाद की आप जब बात करते हैं, हल्द्वानी से सटा हुआ, जस्ट सटा हुआ गोलापार क्षेत्र है। मैं आपको एक थोड़ा सा
होने को तो पूरे उत्तराखंड की बात, आप इंटीरियर से इंटीरियर चले जाइए, चाहे धारचूला चाहे मुंशुआरी, कहीं भी चले जाइए आपको लैंड जिहाद मिल जाएगा। पिथौरा को इंटीरियर एरिया जहाँ की लोग बाग पलायन कर रहे हैं, वहां घुसपैठ हो गई है। सरकार केवल उत्तराखंड सरकार, मैं आपके माध्यम से एक बात बताऊंगा चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार केवल बात करती है और कागजों में आंकड़े लाती है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता। उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इसके जस्ट बगल में हल्द्वानी के जो क्षेत्र है, उसके जस्ट बगल में गोलापार का जो हमारा क्षेत्र है, वहां पर भी बड़ी एक बागजाला क्षेत्र है, जहाँ आईएसबीटी भी वो प्रस्तावित है और शायद हाई कोर्ट भी प्रस्तावित है। तो वहां का जो क्षेत्र है, वहां बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ये सब बाहरी लोग जो यहाँ के बनबुलपुरा गफूर बस्ती के लोग हैं, तो उन्हीं के लोग अपने वहां से, जहाँ ये मूल निवासी है या वहां से जहां से भी हैं, वहां से लोग ला करके अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को यहाँ बसा दिया है। यहाँ भी हजारों की संख्या हो गई है, ये भी संवेदनशील एरिया बन गया है। एक यहाँ पर एक जमीन, एक लैंड का बड़ा सा वो था, एक प्रॉपर्टी डीलर थे, प्रॉपर्टी डीलर ने, मैं आपको छोटी सी लैंड बाग जाले के बगल में 111 जनों को एक लैंड बेची। 111 में से 109 बाहरी लोग हैं, केवल उत्तराखंड मूल के 2 आदमी हैं, और वो जमीन गलत तरीके से फ्री होल्ड कराई गई थी। मैंने उसकी कंप्लेंट दी शासन को, डीएम को, जांच बैठी, लेकिन आज 2 साल हो गए, 2 साल को उस जांच पर कुंडली मार के बैठ गए। कोई, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी कुंडली मार के बैठे गए हैं। तो कोई क्योंकि इनकी जो पहुंच है, ये लोग हैं जो मतलब सब कुछ इनका पॉलिटिकल, हर चीज में पॉलिटिकल इतना ज्यादा हुआ है, फिर कोई साहस, चाहे बीजेपी के सबको नहीं कर पा रहे हैं साहस इनको हटाने का। तो ये हर एक कैंसर की तरह, मतलब हर जगह पर पहुंच गए उत्तराखंड में, जगह जगह, जिस जगह पर कोई नहीं जा रहा उस जगह पर भी ये जाकर के बस गए। रवि जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्योंकि सालों से इस विषय पर काम कर रहे हैं, आप तमाम सरकारी अफसरों से भी मिले हैं और आप तमाम मंत्रियों से भी मिले होंगे इस मामले में। तो वो क्या कहते हैं, क्या क्या सरकारें क्या कहती हैं, या फिर जो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें इन्वॉल्व, उनका क्या पक्ष रहता है, वो क्या क्या बोलते हैं इस पूरे विषय पे? मैम देखिए ना, सबसे जो ये एक नासूर बना यहाँ का, या अतिक्रमण बना, या कहीं पर भी उत्तराखंड, तो उसमें सबसे बड़ा जो रहा वो 2 ही का रहा। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक जो राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक लोग। प्रशासनिक अधिकारी हमेशा बाहर से रहे, जो भी आया, चाहे एसडीएम आए, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट आए, चाहे डीएम आए, चाहे कप्तान आए, तो कोई पुलिस को कोई अधिकारी आए, सब बाहर से आते हैं। उत्तराखंड मूल, तो उनके लिए एक नौकरी करना होता है, और वो सोचते हैं भाई हमें नौकरी करना है। फिर उनको अगर वो कार्रवाई करते हैं तो वो प्रेशर में भी आते हैं, पॉलिटिकल उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उसके बाद उनको नुकसान भी होता है। और अगर बाई चांस उनके फेवर में रह के आंख मूंद लेते हैं तो इनका मोटी कमाई होती है, मोटा पैसा। मतलब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ अधिकारियों ने, हल्द्वानी में आकर के अधिकारियों ने आकर के मतलब करोड़ों अरबों रुपए कमाए। अभी भी कोई किसी भी अधिकारी की यहाँ संपत्ति उठा के देख लेंगे आप, कुछ ऐसे अधिकारी है जिनकी संपत्ति तो अरबों में है। आईएएस से ज्यादा पीसीएस ने पैसे कमा दिए। तो ये इन्हीं की संरक्षण में हुआ, इनको पैसा दिया गया, मोटा पैसा दिया गया अतिक्रमणकारियों की तरफ। बाहरी जो आए थे, जो बाहरी लोग थे, इनके द्वारा पैसा दिया गया, इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। मैं उसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ कि मतलब यहाँ एक छोटी सी जमीन थी, इकट्ठे ही थी, उसमें कुछ पहाड़ी लोगों ने भी, या जो यहाँ के मूल निवासी, उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा था, और कुछ बाहरी, एक बाहरी, मात्र एक बाहरी थे, उसने अतिक्रमण कर रखा। उसका समा होटल, हल्द्वानी में समा होटल है, उनका अतिक्रमण है, तो उसने भी अतिक्रमण कर रखा था, जो उस जमीन को एक सरकारी कार्यालय के लिए आवंटित की गई। तो जिला प्रशासन मतलब स्थानीय जो तत्कालीन जो अधिकारी थे, चाहे एसडीएम थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, जो भी आए, उन्होंने बुलडोजर लेके आया, रातों रात जो उत्तराखंड के मूल निवासी उनका अतिक्रमण तो हटा दिया। एकमात्र जो समा होटल वाले जो बाहरी लोग थे, उनका अतिक्रमण वैसे ही रहने दिया। जब मैंने उसकी कंप्लेंट करी डीएम के पास, तो उनको लगा रहे यार कंप्लेंट हो गई, अब क्या करें, तो उन्होंने उसका मुकदमा, एक वाद दायर करते हुए एसडीएम की कोर्ट में वाद चला दिया। अब वो वाद सालों साल चलते रहेगा। जब मैंने कहा तो मेरे से कहा गया, साहब उनको तो अपना मत रखने का उनको अधिकार है, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए अतिक्रमण हटाने से पहले उनको। मैंने कहा साहब, फिर ये जो सुविधा है केवल एक आदमी के लिए क्यों थी, एक वर्ग विशेष के लिए क्यों थी? ये जो पहाड़ का मूल निवासी था, जो उनका अतिक्रमण जब आपने बुलडोजर से हटाया, तब उसके लिए आपने ये जो कानून था उसके ऊपर लागू क्यों नहीं किया कि आप उसका भी वाद डालते, उसकी भी सुनवाई करते?
लेकिन उसके बाद वो चुप हो गए। तो यहाँ का जो अधिकारी आए, यहाँ जितने भी बाहर के अधिकारी आए, सब पैसा कमाने के लिए आए। उन्होंने उत्तराखंड को लूटा, पैसा कमाया। अब दूसरा जो कारण था वो है राजनीतिक। राजनीतिक आदमी व्यक्ति को पता है कि इसमें परेशानी ये है, जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो पंचायती चुनाव होते हैं उत्तराखंड में, जो पंचायती चुनाव होते हैं, तो पंचायती त्रिस्तरीय होते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान होता है, बीडीसी खंड खंड का जो होता है उसका एक सदस्य का होता है, और जिला पंचायत, 3 स्तर के होते हैं। तो जो पंचायती वो है चुनाव का जो वो है अधिनियम है, उसमें उसमें साफ लिखा हुआ है कि राजस्व ग्राम की सीमा के अंतर्गत आने वाले, जो उसके अंतर्गत आएंगे, राजस्व ग्राम मतलब पक्की जमीन, उससे बाहर बैठे हुए अतिक्रमणकारी जो है उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन नगर निगम में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन विधानसभा में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन संसद के चुनाव में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये लोग एक बड़ा मतदाता वर्ग है। आपको भी, आपने जैसे आपने कहा, पूरी हल्द्वानी की आबादी अगर मान लिया जाए तो 1/3 आबादी एक छोटे से बनबुलवा क्षेत्र, हल्द्वानी के मुकाबले जो बहुत छोटा क्षेत्र है बनबुलपुरा, उसमें निवास करती है। तो एक जो वहां की हल्द्वानी की जो विधायक थी कांग्रेस की, उसको आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक तरफा सब जगह से, अगर वो हारते हुए या कम वोट लाएंगे, लेकिन इस जगह पर आकर के जब उनकी मतपेटी खोली जाती थी तो एक तरफा उनको वोट पड़ता था और यहाँ से जीत जाती थी। तो पूरे उत्तराखंड में वही है, किसी के पास साहस नहीं है। जो नेता भी है उनको ये लगता है, जो बीजेपी की भी नेता, उनको लगता है कि यार हम क्यों पंगा लें, क्या पता कल के दिन हमें कांग्रेस में जाना पड़ जाए तो हमारे लिए वो नासुर बन जाए। और कांग्रेस तो बुलडोजर की वीडियोस तो बहुत आते रहते हैं, मजारों पे बुलडोजर तो बहुत हैं। मैम, अगर उसके बाद आप हकीकत बताएंगे, उसके बाद कई अखबारों में निकाला भी था, तो ये केवल एक कुछ चले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं चले, लेकिन जितना हंगामा हुआ उसमें केवल 10% चला। वरना आपको मैं बताऊं, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इनको नोटिस दे करके 7 दिन के अंदर हटाओ, वो इतना बड़ा पीरियड था। अगर सरकार चाहती, उत्तराखंड की सरकार, बीजेपी की सरकार चाहती, तो नोटिस दे करके 3 दिन में, 4 दिन में अतिक्रमण हटा देती, लेकिन वो चुप बैठी रही। वो सुप्रीम कोर्ट तब बंद थी, और सुप्रीम कोर्ट को खुलने का, अतिक्रमणकारियों को वहां जाने का पूरा अवसर दिया गया कि आप जाओ सरकार। लेकिन जब नगीना में, हिंदू बहुल जो हमारी वो है क्षेत्र है, उसमें हाई कोर्ट का आदेश पहले दिन आया, दूसरे दिन वो बस्ती टूट गई। तो ये सरकारों का, देखिए पॉलिटिकल परेशानी यही है, सरकारों को एक चार चरित्र, सत्ता का क्या है, मेरे हिसाब से, मेरी जो नजरिया है, एक मतलब उत्तराखंडी कहने के, या एक सामाजिक आदमी कहने के, या आम आदमी कहने की, सत्ता का जो चरित्र है, चाल चरित्र है, वो एक जैसा रहता है, चाहे कोई बैठा। उनको इन चीजों से उनको लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन कोई ऐसा बवाल हो जाए जो हमको हमारी कुर्सी गंवानी पड़ जाए, तो इसलिए वो इन चीजों में चुप रहते हैं। चाहे कोई नेता हो, ऐसा रीढ़ की हड्डी वाला नेता, जिसको जो जमीनी से उठा हुआ, जैसे हमारे योगी जी हैं, चाहे हमारे हेमंत विश्वा शर्मा हो, तो ऐसा नेता उत्तराखंड की सबसे, हमारी यही दुर्भाग्य है, आज तक का सत्ता में, मतलब शीर्ष में नहीं बैठा, कोई भी मुख्यमंत्री पद पे ऐसा आदमी नहीं बैठा अभी तक का, कि जो इस विचारधारा का इतना साहस रखता हो, उसके अंदर, उसकी रीढ़ की हड्डी में वो दम हो, कि जो जो शासन, इतना इकबाल पैदा कर सके शासन का, कि जो अतिक्रमणकारी को नहीं कोई, उसके लिए पॉलिटिकल अलग चीज हो और सामाजिक व्यवस्था, कानून का राज ज्यादा जरूरी हो, तो ऐसा कोई नहीं है। जी, धन्यवाद रवि जी हमसे बात करने के लिए।